प्राइवेटाइजेशन बैंकों का या फिर अन्य चीज़ों का भी इतना जल्दी नहीं करना चाहिए, उसे कभी नहीं करना चाहिए, इतना जल्दी नहीं करना चाहिए। मतलब आपको करने में विश्वास रखते हैं क्या? नहीं, मेरा ये कहना है कि सुविधाओं के विकास के लिए और संवर्धन के लिए हम उस पर विचार कर सकते हैं। उनमें जो आज के वर्तमान का समय जो है ये गवर्नमेंट का नहीं है, दिस इज़ द टाइम ऑफ गवर्नेंस। इन द गवर्नेंस द ऑल 3 सेक्टर्स बी पार्टिसिपेटेड। उसमें समाज, जनता और प्रशासन सब भागीदार होते हैं, तो उस पर हमें विचार करना चाहिए। लेकिन तुरंत एक तौर पे हमें किसी भी चीज़ को ऐसे निजी हाथों में, मेरा डिफरेंस दिखाई दिया मेरे एक्सिस बैंक में। जय गुरु बनर्जी न्यूज़ ऑफ स्टेट से आज हमारे साथ गौरव तिवारी जी हैं, जो देश भ्रमण में निकले हैं। गौरव जी नमस्कार, न्यूज़ ऑफ स्टेट का प्रोग्राम में नमस्कार। नमस्कार जी। और कैसा लग रहा है रांची आपको आके? रांची बहुत ही शांत और सरल शहर है। जैसा कि पहले सुना था कि रांची जो है वो पहले जो ग्रीष्मकालीन बिहार, संयुक्त बिहार की राजधानी हुआ करती थी, और रांची को बिहार से अलग करने के बाद रांची झारखंड की राजधानी बनी। और यहाँ के लोगों में बहुत सरलता है, यहाँ पे उद्योग की भी बड़ी संभावनाएं हैं, और जनजातीय लोगों का जो स्वभाव है और उनकी जो अभी परंपरागत रूप की जो संस्कृति है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलो, बहुत बढ़िया बात बोले कि गौरव जी एक बात को 2 बार 3 बार रिपीट किया कि यहाँ का आदमी सरल है। तो देश तो पूरा भ्रमण आप लगभग कर चुके होंगे, तो सबसे जटिल आदमी आपको कहाँ दिखे? जटिल तो नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि हर क्षेत्र के लोगों का अपना एक स्वभाव होता है। जैसे मेरा जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ, तो मैं पर्यावरण के अनुकूल मेरे कुछ अलग आदतें होती हैं। मैं नॉर्थ ईस्ट में काम किया, तो वहाँ के लोगों का अपना एक पर्यावरण और प्रकृति के अनुकूल उनका स्वभाव है। केरल के लोगों का अपना है, मेघालय के लोग, झारखंड के लोगों का अपना है। इसमें जटिल और सरल नहीं। हाँ, ये है कि हो सकता है किसी को उसकी इच्छा अनुसार कम अच्छा ज़्यादा लग सकता है। तुलनामूलक ये लोग सरल है? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा। ये भी मुझे अच्छे लगे। उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, आंध्रा के लोग भी मुझे अच्छे लगे। पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है आपका? ऐसा मेरा कोई राजनीतिक कोई इंटरेस्ट तो नहीं है। नहीं, अभी तो नहीं है। और देश की इकोनॉमी को समझते हैं आप? थोड़ा बहुत समझता हूँ भारत की अर्थव्यवस्था को। क्या कि आप घूमे हैं, भ्रमण किए, तो भ्रमण करने से 2-3 चीज़ नॉलेज होता है आदमी को। एक तो हो गया कि पर्यावरण, वहाँ पर संस्कृति और इकोनॉमिकल सिस्टम, ये तीनों चीज़ मेन देखने को मिलता है कि आर्थिक स्थिति क्या है, दुकानदारी कैसे है, कोई व्यापार कैसे करता है, वहाँ का पर्यावरण क्या है, और वहाँ का मतलब संस्कृति कैसा है, टूरिज्म प्लस कैसा है, ये 3-4 चीज़ देखने को मिलता है। तो देश की इकोनॉमी को आप देखे कि नहीं पूरा घूम कहाँ क्या है? मैं ज़्यादा, मेरा बृहत अध्ययन तो नहीं है, लेकिन मुझे ये दिखा कि पूरे भारत को देखते वक्त हमने हर पहलुओं को थोड़ा स्पष्ट देखने का प्रयास किया, चाहे वो सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, कृषिगत हो, आर्थिक हो और वैचारिक हो, धार्मिक हो। इन सारे पहलुओं में समझ में आया कि सब में कहीं न कहीं एक तरह से एकात्मता है, ये अलग नहीं है। भारत की संस्कृति, भारत का व्यापार, भारत का सामाजिक ताना बाना, ये आपस में जुड़ी हुई चीज़ें हैं, ये प्रतिरोधी नहीं है। रही बात अर्थव्यवस्था की, तो कोरोना के कारण संपूर्ण दुनिया में, संपूर्ण जगत में ये महामारी आई है, और इसके कारण हमारी अर्थव्यवस्थाएं, समाज में रहने वाले दबे कुचले जो लोग हैं उनको ज़्यादा अभी चैलेंज आ रहा है। तो हमें लगता है कि हमारे सरकार और समाज के जो लोग हैं उन्हें और आगे आकर इन चीज़ों के बारे में समाज की नहीं उसके लिए नहीं बोल रहे, वो तो कोरोना है तो सब जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। जो आर्थिक स्थिति है पूरे देश की, मतलब बिजनेस स्टाइल, जैसे आप मेघालय में गए हो तो वहाँ का बिजनेस स्टाइल अलग होगा, बंगाल में अलग है, झारखंड में अलग, उत्तर प्रदेश में, हर एरिया में अलग अलग होते हैं। इसके बारे में बात कर रहे हैं। मतलब जैसे मेघालय में टूरिज्म है, उसके आप वुड्स का बिजनेस होता है वहाँ पर, कुछ इस तरह से होता है ना मेघालय में। तो उस तरह से जैसे आप असम में जाइएगा, चाय का बिजनेस है, टूरिज्म का बिजनेस है। झारखंड में, केरल में जाएंगे, कर्नाटक में जाएंगे तो वहाँ नारियल का बिजनेस होता है। आप गुजरात में गए तो वहाँ पे आपके जीरा का बिजनेस होता है, कपास का बिजनेस होता है, तंबाकू का होता है, आंध्रा में मछली और चावल का होता है, झारखंड में आज भी में सब्जी का है, सब्जियों का है। तो हर क्षेत्र की अपनी अलग विशेषताएं हैं। तो प्राइवेटीकरण जो अभी हवा चल रही है देश में, ये सही है ना गलत? मुझे लगता है कि जिस तरह से, जिस गति से भारत का निजीकरण किया जा रहा है, उस पर हमें विचार करना चाहिए। हमारे जो लोग हैं वहाँ पे, देश के प्रधानमंत्री हैं और सारे जो नीतिज्ञ लोग हैं, उनको इस पर विचार करना चाहिए। और इतनी तेज़ गति से भारत का या हमारी सार्वजनिक संपत्तियों का प्राइवेटाइजेशन नहीं करना चाहिए। और
आप रेल में कभी सफ़र किए हैं? कि प्राइवेटीकरण से मध्य हमको एक याद आ गया दिमाग में, छोटा सा चीज़। रेल में सफ़र किए हैं? हाँ, रेल में किया हूँ, सामान्य परिवार का व्यक्ति हूँ तो ज़्यादा से कभी रेल में कभी किसी, जैसे आपको गेस्ट कहीं से आया तो लाने गए, स्टेशन लाने गए हैं? हाँ हाँ हाँ, बराबर याद है ना, 2 रुपये का टिकट लगता था प्लेटफॉर्म टिकट, या मैक्सिमम 3 रुपये का, अब 50 रुपये हो गया। अखरता है क्या आपको? देखिए, कुछ उसमें अभी उन्होंने कुछ बताया है कि कुछ व्यवस्थाओं में परिवर्तन किया है, लेकिन इतना नहीं होना चाहिए। समाज के सामान्य से सामान्य सबसे पिछड़े व्यक्ति को ध्यान में रखकर हमें किराया निर्धारण या फिर ऐसे जो भी शुल्क हैं उनको निर्धारित करना चाहिए। देश की जो जनता है, जो कांग्रेस बीजेपी सभी चाहे कि डिजिटलाइजेशन हो, तभी तो कांग्रेस भी अपना ATM फैसिलिटीज लाई देश में, मोबाइल बैंकिंग लाई थी, उसके बाद बीजेपी गवर्नमेंट है तो और इसको अच्छे रूप से आगे बढ़ाया, ठीक है। लेकिन देश की जो जनता है वो डिजिटलाइजेशन को अभी भी अपने आप में संभाली है कि ऐसा ही है? मुझे लगता है भारत का संपूर्ण जनमानस डिजिटलाइजेशन को अडॉप्ट कर चुका है। जैसे एक उदाहरण बताता हूँ मैं, छत्तीसगढ़ का एक सुकमा स्थान है, वहाँ पर गया तो हमने पूछा कि आप इस डिजिटलाइजेशन से या मोबाइल से क्या लाभ हुआ, तो उन लोगों ने बताया कि भैया जी अभी मोबाइल के माध्यम से बहुत सारे टेंडर निकल रहे हैं। मतलब टेंडर जो होते हैं तो टेंडर को अप्लाई करने के लिए वहाँ पे दुकानें नहीं है, कंप्यूटर की दुकानें, या फिर कोरोना कारण बंद भी हैं, तो उन्होंने बोला कि हमारे पास ये जो मोबाइल है इससे भी हम अप्लाई कर सकते हैं। जनजातीय क्षेत्र में, इतने दुर्गम इस क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति भी इसका लाभ ले सकता है, उठा रहा है। हाँ। और भी तकनीक के बहुत सारे उपयोग हैं। इस समय में कितनी ऑनलाइन मीटिंग्स हो रही हैं, जूम की मीटिंगें हो रही हैं, तो ये सब इसके उपयोग ही हैं। चलिए, एक बात और हम भूल गए आपसे, बैंक का प्राइवेटीकरण सही है या गलत है? बैंक के क्षेत्र में मेरा ऐसा मानना है कि बैंक के लिए सरकार को भी सोचना चाहिए, लेकिन भारत की जितनी भी जो सार्वजनिक चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट की स्टेक होल्डिंग में, इतना जल्दी नहीं बेच देना चाहिए। नहीं, बेचना तो नहीं चाहिए, चलो अच्छा बात बोले, बेचना नहीं चाहिए। गौरव जी, एक हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, 2 दिन पहले अपना हम स्टेटमेंट चेक किए, एक्सिस बैंक में मेरा अकाउंट है, तो -540 रुपया दिखाई दे रहा है। वो सर्विस चार्जेस ले रहे हैं? नहीं, ले मना नहीं है। अगले महीना भी है 540 रुपये में से लिया। क्या है कि 10,000 मेंटेन करने वाला था, हमने मेंटेन नहीं किया। SBI में मेरा 180 रुपये पड़ा हुआ है, 4 महीने से वो 1 रुपये मेरा माइनस नहीं हुआ। तो सरकारी बैंक प्राइवेट में ये डिफरेंस हमको दिखाई दिया, तो इसीलिए हम आगे से पूछ रहे हैं कि प्राइवेटीकरण करना चाहिए और सरकारी में ये अंतर है। प्राइवेटाइजेशन बैंकों का या फिर अन्य चीज़ों का भी इतना जल्दी नहीं करना चाहिए, उसे कभी नहीं करना चाहिए, इतना जल्दी नहीं करना चाहिए। मतलब आप खुद करने में विश्वास रखते हैं क्या? नहीं, मेरा ये कहना है कि सुविधाओं के विकास के लिए और संवर्धन के लिए हम उस पर विचार कर सकते हैं। उनमें जो आज के वर्तमान का समय जो है ये गवर्नमेंट का नहीं है, दिस इज़ द टाइम ऑफ गवर्नेंस। इन द गवर्नेंस द ऑल 3 सेक्टर्स बी पार्टिसिपेटेड। उसमें समाज, जनता और प्रशासन सब भागीदार होते हैं, तो उस पर हमें विचार करना चाहिए। लेकिन तुरंत एक तौर पे हमें किसी भी चीज़ को ऐसे निजी हाथों में, मेरा डिफरेंस दिखाई दिया, मेरा एक्सिस बैंक में अकाउंट है, बताया ये सही बताया आपको। अभी भी मैं आपको दिखा सकता हूँ, अभी भी दिखा सकता हूँ, आप देखिए, ऐसा नहीं है कि आपको हम झूठ बोल रहे। ये हमारा अकाउंट है एक्सिस बैंक का, तीन महीना से SBI में पैसा जमा नहीं किया, 180 रुपया है तो है। जी है, मुझे पता है, मैं भी अभ्यास में हूँ इसके, तो मुझे जानकारी है ये सब। तो प्राइवेटीकरण में यदि हर महीना यदि ऐसा लूटेगा, निजीकरण इतना नहीं करना चाहिए, तो आदमी मर जाएगा। देखिए इसके बारे में, देखिए -500 रुपया, देखिए कैमरा 500 रुपया दिखाई दिया, माइनस। अगले महीने मैंने जमा किया, उसको प्लस किया, लेकिन 1 महीना हम उसको मेंटेन नहीं कर पाए, तो मेरे को 501 रुपया दिखाई दिया। तो मैं अकाउंट बंद करने वाला हूँ, प्राइवेट अकाउंट। और देश की जनता से मैं आग्रह करूँगा कि प्राइवेट बैंक में अकाउंट ना खुलाए। प्राइवेट बैंक आपके पैसा को नमक की तरह चाट जाएगी। ये सही बता रहे आपको। आप जो मेरे पे भी इंटरव्यू हम ले रहे, ऐसा मतलब नहीं कि हम अपना मन का बात नहीं रख पाएंगे, हम उससे शेयर कर रहे हैं। हाँ, इस पे मेरा यही कहना है कि सामान्य व्यक्ति के बारे में ज़्यादा हमें। आयुष्मान योजना कैसा लगता है आपको हेल्थ सेक्टर में? काफ़ी प्रभावी है। अच्छा है, हम भी बोलते हैं अच्छा, और मुझे भी लाभ हुआ है।
उसके तहत बहुत सारे सामान्य से सामान्य परिवार के लोगों को भी जो इतनी असाध्य बीमारियों के कारण उन्हें कुछ इकोनॉमिकल मजबूती ना होने के कारण उन्हें हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही थी, लेकिन अभी इस योजना का लाभ सामान्य से सामान्य लोग ले रहे हैं। समाज में एकता लाने के लिए क्या करना चाहिए गौरव जी? मुझे लगता है कि भारत की एकता को तोड़ने और खंडित करने का सबसे बड़ा जो दुस्साहस है वो भारत के राजनीतिज्ञ करते हैं, जो भारत को सामाजिक, भाषाई, क्षेत्रीय आधार पर तोड़ने का काम करते हैं। और हमें अपने राजनीति के दृष्टिकोण को और थोड़ा व्यापक करना होगा। हमें चुनाव जीतने और मंत्री बनने मात्र के लिए अपने देश के लोगों में खंडन नहीं करना चाहिए, पंथ के आधार पे, भाषा के आधार पे, बोली के आधार पे, रंग के आधार पे, धन और गरीबी के आधार पे। अभी जो देश की विदेश नीति है, जो वर्तमान सरकार व पूर्ववर्ती सरकार जो विदेश नीति अपनाई थी, तो सही है या गलत है? कांग्रेस बीजेपी सबके बारे में पूछ रहे हैं। भारत सरकार की विदेश नीति जो है वो मेरे हिसाब से सही है कि पूर्व की तुलना में हम सारे लोग, हमारे देश की सेना, हम पूरे संपूर्ण भारतवर्ष के लोग अपमानित होते थे, लेकिन आज संपूर्ण भारतवर्ष के नागरिकों में इतना हर्ष और जोश है कि कैसे आज विदेश नीति आपके क्या बोलते हैं, जो क्या वीज़ा बोला जाता है, वीज़ा 2 जो अमेरिका में जो एजुकेशन वीज़ा 2, ये जॉब वीज़ा क्या 2 बोला जाता है उसको? वर्क वीज़ा 2 आपको नहीं मिलता है। नहीं मिल रहा है, उसमें थोड़े बहुत कुछ नॉर्म्स आगे पीछे हुए होंगे, ऐसा नहीं है। नेपाल से तो आपका रिश्ता खत्म हो गया? नहीं, कौन कहता है? वो राजनीतिक कुछ कारण हो सकते हैं, लेकिन नेपाल हमारा परंपरागत तो एक भाई भी है, अलग देश के नाते मित्र भी है, और हमारे उसके बहुत आत्मीय संबंध हैं। पाकिस्तान किस नज़र से देखते हैं? पाकिस्तान के नागरिक जो भी हैं वो बहुत अच्छे हैं। कुछ लोग हो सकते हैं वहाँ पे जो कुछ अपनी राजनीति को चमकाने के लिए और समाज को खंडित करने के लिए। और चाइना को? चाइना के लोग जो हैं, चाइना में जो वहाँ की सेना ने किया ठीक नहीं किया, भारत के लोगों ने, हम सारे लोगों ने उनका कड़ा देखिए। आप कभी मूवी देखें? आप मूवी देखें? कोई देखा है ऐसे मूवी देखें मतलब? हाँ। पाकिस्तान से एक लड़ाई छोटी सी होती है, 10 मूवी मेरी बन जाती है। हाँ। और चाइना से इतना और यही बेसिक अंतर है। हाँ। आज के समय में, आज के इतने वर्षों तक भारत के फिल्म एक्टर्स जो हैं, एक्ट्रेस जो हैं, वह चाइना और जो ऐसे आक्रामक देश हैं इनके ऊपर कुछ बोलना नहीं चाहते थे, लेकिन आज के समय में भारत के लोगों में इतना साहस आया, आत्मविश्वास आया कि वह उनका मुखर होकर विरोध ही नहीं करते। हमारी सीमा में उन्होंने पैर रखा तो हमने उनको खदेड़ भी दिया। चलिए, सही बात है। जो सरकार के आक्रामक नीति है, जो विकास नीति है, जो सबको लेके साथ चलने नीति है, इसमें कहीं दिमाग लग रही है। आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं। मैं जो समझ रहा हूँ वो मैं बता रहा हूँ। आप बताइए ना। कि उसमें कुछ व्यक्ति के कारण हो सकता है, लेकिन कोई भी सरकार हो उसका परम ध्येय जो मैं समझता हूँ होना चाहिए और होता भी होगा कि वह भारत या के रहने वाले एक एक व्यक्ति के बारे में चिंता करे। अगर ऐसा है तो वहाँ पे जो लोग हैं वो विचार करें। यूपी में जो वर्तमान सरकार, आप यूपी से बिलोंग करते हैं, तो वापस आएगी? वापस आएगी या नहीं आएगी मुझे नहीं पता, ये तो जनता निर्धारित करेगी। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यों से निजी स्तर पे सहमत हूँ। जो वहाँ पर इतनी गुंडई थी, रंगबाजी थी, उशीली थी, ये सारे कार्य लगभग ठप्प हो गए। दिल्ली में बहुत थोथले वादे किए केजरीवाल ने। मैं केजरीवाल से व्यक्तिगत रूप से सहमत हो सकता हूँ, लेकिन उनकी नीतियों से सहमत नहीं हूँ। बंगाल की ममता बनर्जी, चुनावी दौर चल रही है, पूछ भी लिया। फिर कभी और मुझे राजनीतिक चीज़ नहीं, लास्ट ममता बनर्जी, उनका कार्य सही है ना गलत है तो बोल सकते हो? ममता जी जिस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठियों का समर्थन करती हैं, इन सारी चीज़ों पर मेरा उनका कोई समर्थन नहीं है, ना उनके विचार हमारे विचार से मिलते हैं। सही। उनके कुछ कार्य अच्छे हो सकते हैं, लेकिन यह भारत की अखंडता को और भारत की आत्मीयता को ठेस पहुंचाने वाले जो उनके सहायक कदम हैं, ये है। पूरे देश तो भ्रमण कर चुके हैं आप लगभग। सरकार सबको जॉब दे नहीं पाएगी, ये सच बात है, पॉसिबल भी नहीं है। कोई भी देश में किसी भी सरकार के पास इतनी क्षमता नहीं है कि हर व्यक्ति पढ़ा लिखा को जॉब दे दे, ये नहीं है। तो यूथ के लिए क्या मैसेज है जो अपने आप को खड़ा करे? आप तो एक यूथ है, ये सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के प्रत्येक नौजवान को यह चाहिए कि वह कभी भी कार्य करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। और भारत में इतनी संभावना है, मैं बता रहा हूँ, और मैं यात्रा के बाद मेरा यह विश्वास और दृढ़ हो गया कि अगर हम व्यवसाय ही करें,
हम क्या कर रहे हैं, हमारे यहाँ जो परंपरागत ज्ञान था, एक उदाहरण बताऊंगा। परंपरागत ज्ञान मतलब हमारे यहाँ जो वर्ण व्यवस्था थी, तो परंपरागत ज्ञान के आधार पे अगर मैं ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया तो हम ये पूजा पाठ का काम करता था। कोई वैश्य है तो वो बचपन से ही उसका वाणिज्य व्यापार का काम करता था। क्षत्रिय है तो सुरक्षा का काम करता था। लेकिन आज जो एक व्यक्ति हमारा कोई बनाने वाला था लकड़ी का सामान या फिर कोई लोहे का सामान, वो सारे सामान छोड़ दिए बनाने। अभी क्या हो गया कि वह जो परंपरागत ज्ञान था वो तो ख़त्म हो गया। इसलिए हमें लगता है कि हमारी शिक्षा के साथ साथ हमें जो परंपरागत हमारे पूर्वजों के द्वारा, हमारे माता पिता के द्वारा मिलता है उसे अर्जित करना चाहिए, और वह हमारी प्रगति में बहुत सहायक भी होगा। आजकल का जो यूथ है वो मतलब जो हमारी संस्कृति है, जो हिंदुस्तान की पहचान है, जो सुगंध है, उससे आस्ते आस्ते दूर हो जा रही है। नहीं, मेन कारण क्या है? ऐसा कुछ नहीं है। भारत का प्रत्येक नौजवान भारत की संस्कृति के प्रति, भारत की अखंडता के प्रति प्रतिबद्ध है। अगर उसमें थोड़ी बहुत कमियां हैं तो हम सारे लोग मिलकर अपने देश के नौजवानों में वह अलग जगाएंगे जो संपूर्ण भारत को। कभी आपको ना कभी इंटरव्यू भेजेंगे हम, कभी पब्लिक इंटरव्यू चालू करने वाले हैं अप्रैल से। अभी तो कुछ काम से व्यस्त, निजी कामों से हम तो पूछेंगे कि वेद कितना है तो नहीं मालूम है, गीता के एक श्लोक मालूम नहीं है। देखिए भैया जी, एक इस पे एक और मैं कहूँगा कि हो सकता है जिस व्यक्ति को वेद की सारी ऋचाएँ याद हों और आपके चारों वेद, गीता, पुराण, स्मृतियाँ, बाइबल, कुरान सब कुछ याद हो, लेकिन उस व्यक्ति के मन में, उस व्यक्ति के हृदय में करुणा, दया, प्रेम का स्थान ना हो। लेकिन वही व्यक्ति जो मुन्नीलाल चाची और कुन्नीलाल पंडित हैं, वो सब्जी की दुकान रखते हैं, लेकिन उनके मन में ये सारे गुण हैं, प्रेम के, सहायता के, सहयोग के, करुणा, दया, चैरिटी, सारे गुण मिल जाएंगे। तो ये रचनाएं याद होना यह इसका प्रमाण नहीं है। आपको यदि एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बना दी जाए कोई स्टेट का, तो आप क्या करिएगा पहला काम? इस बात के ऊपर हम पूछे आपसे, जो आप बताए ना कि करुणा, दया, भाव सब कुछ हो, तो यदि आपको मुझे लगता है कि पहली बात तो मेरे साथ ऐसा होगा नहीं होगा। हम तो सामान्य लोग हैं, समाज में ऐसे विचरण करते रहते हैं, जागृति का काम। आप पूरी दुनिया जो भ्रमण की है, दुनिया मतलब भारतवर्ष भ्रमण की, क्या आपको सबसे अलग चीज़ देखा? क्या आपको सबसे मतलब नहीं यादगार है जिंदगी में, जो हमको अच्छा लगा, जो हम भूल नहीं पाए? क्या मतलब क्या घटनाएं कुछ है इस तरह का? मैं पूरे रास्ते में था तो मैं उत्तराखंड के एक अल्मोड़ा स्थान है वहाँ पे था। तो मैं एक दिन वहाँ पे ऊपर पहाड़ी पे जा रहा था, जहाँ पर स्वामी विवेकानंद बैठकर उन्होंने अपने व्यक्तिगत अध्यात्म से सामाजिक अध्यात्म की तरफ बदलने का उनका रोग बढ़ा था। तो रास्ते में था तो एक व्यक्ति मुझे मिला, बोला स्वामी जी, तो रात के लगभग 6 बज रहे थे। तो वह व्यक्ति मतलब भारत में संतों के प्रति, इस वस्त्र के प्रति इतना सम्मान है कि वह व्यक्ति मुझे अपनी बाइक में बैठाता है, हमें लाके छोड़ता है जहाँ हम रुके थे, उसके अलावा मुझे 200 रुपये भी देता है। मतलब कहने का तात्पर्य मैंने ये देखा कि अभी भारत में साधुओं के प्रति, संतों के प्रति, महात्माओं के प्रति बहुत प्रेम है, बहुत श्रद्धा है लोगों में। मतलब ये घटना आपके दिल में मतलब ये मुझे बहुत टच की, और मुझे लगता है मुझे ही नहीं, उस शहर में सामान्य लोग जो होंगे उनके प्रति कुछ घटना जो आपको चुभती है, आपसे गलती हुई है? मुझसे गलती तो नहीं हुई, लेकिन मैं अजयमरू नामक एक स्थान है राजस्थान में, अजमेर में, वहाँ किसी 1-2 संस्थाओं में गया रात्रि के 9 बजे। मैं बताया कि मैं भारतवर्ष की यात्रा कर रहा हूँ, तो मुझे उन लोगों ने रखा नहीं। तो मुझे कोई अफसोस तो नहीं है, लेकिन फिर उस रात में पूरी रोड पर रहा। एक वहीं पे कोई रिक्शा जो चलाते हैं उन्हीं के पास रख लिया, उन्होंने आधा खाना भी खिलाया। तो मेरी ज़्यादा से ज़्यादा जो मेरे भविष्य का जो ज़्यादा समय जाने वाला है वो भारत के सामान्य से सामान्य व्यक्ति के पीछे। ऐसा नहीं है कि मैं भारत के उद्योग करने वाले लोगों को उनके प्रति कोई द्वेष है या भाव है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के बारे में हम अपने जीवन उनके उन्नयन का काम कैसे कर सकें। कुछ यूनिक आइडियाज़ है जो सोचते हैं कि हम लोग जो पीछे जा रहे हैं, हमारे देश से जो जीडीपी गिर रही है, विकास दर गिर रही है, कुछ बदलाव लाने से आगे बढ़ेगा? आपके हिसाब से क्या? एक चीज़ ये है ना भैया जी, भारत की पहचान जो है वह आध्यात्मिक सांस्कृतिक रूप में है, ज्ञान के रूप में है। भारत की पहचान पैसे और मूल्य के आधार पे नहीं है। हमें यह दृष्टिकोण समझना होगा, और संपूर्ण दुनिया इस सत्य को पहचानेगी। इस सत्य को पहचानेगी तो हमें हमारे जो मूल चीज़ें हैं, ज्ञान, संस्कृति और अध्यात्म, उनको आधार में रखकर काम करना होगा, और पर्यावरण और प्रकृति के अनुकूल काम करना होगा। हम आज के समय में जितने ये जो आधुनिक इंडेक्स आ रहे हैं उनकी बात तो कर रहे हैं, लेकिन वो भारत के अनुकूल हैं क्या? हमारी दृष्टि में अनाथालय जो है, हम अनाथालय अपनी माँ को दूर रखते हैं तो हमारे नैतिक दृष्टिकोण में हम पीछे चले जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ अनाथालय की संख्या बढ़ना मतलब उन्नति नहीं है। हो सकता है पश्चिम के देशों में ये उन्नति हो,
कोरोना वायरस के संबंध में कुछ जो बोलिएगा। कोरोना को लेकर वैक्सीन भी भारत में आ गई और तरह तरह के भारत के महान वैज्ञानिक। नहीं वैक्सीन के बारे में नहीं बोले, जो चाइना जो इन्वेंट किया कोरोना वायरस। चाइना के बारे में मेरी पुष्टि तो नहीं है, लेकिन अगर चाइना ने ऐसा किया है तो ये ठीक नहीं है। नहीं, आप फ्यूचर में क्या संत बनना चाहते हैं, ना पारिवारिक लाइफ ना पॉलिटिकल लाइफ, किस में जाना चाहते हैं? मैं इसके बारे में तो निर्धारित नहीं हूँ, पहले भारत को देख लूँ, समझ लूँ, आने वाले दिनों में फिर मैं जो करूँगा आपके सामने रहेगा। चलिए, तो ये थे हमारे साथ गौरव तिवारी जी। इससे घुमा घुमा के बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए, लेकिन जवाब सीधा दिया। गूगली फेंकते रहे, लेकिन अपना बैट्स और बल्ला जिसे जो भी बोलिए वो चलाते ठीक रहे। कैमरामैन परवीन झा के साथ जॉय गुरु बनर्जी, न्यूज़ ऑफ स्टेट झारखंड। नमस्कार। भारत माता की जय।